विशाल, उम्र 22 साल, घोटाला बोदे 100 करोड़ रुपए का। यह खबर सुन के आम आदमी तो क्या, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पैरों के जमीन भी खिसक गई। क्योंकि भले ही ये स्कैम आसाम में हुआ, लेकिन स्कैम में फंसे लोग इंडिया के हर कोने कोने से थे। देखिए, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स में अनएजुकेटेड लोगों फंसाया जाता है, लेकिन दोस्तों, इस स्कैम के अंदर अच्छे खासे वेल एजुकेटेड इंसानों को भी फंसाया गया। वैसे दोस्तों, आसाम का या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड का ये कोई इकलौता स्कैम नहीं है। आज आए दिन कई स्कैम्स नॉर्थ साइड से आने की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये जो स्कैम्स है, ये नॉर्थ ईस्ट साइड के साथ साथ पूरे इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं? क्या है इसके पीछे के एक्चुअल रीजंस की वीडियो के लिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कभी आपके साथ छोटा या बड़ा कोई भी स्कैम हुआ है? अगर आपके साथ नहीं हुआ तो क्या आपके आसपास में किसके साथ भी हुआ है? अगर हुआ है तो कौन सा? देखिए दोस्तों, जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में आज को लोग ट्रेडिंग को इंस्टेंट तरीका मानते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग के जमाने में बहुत सारे लोग अपने पैसे को डबल करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं और इसी बात का फायदा उठाया असम के विशाल फुकान ने। इस 22 साल के लड़के ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्कैम अटेंड किया कैसे? तो देखिए दोस्तों, ऐसे स्कैम करने के लिए एक तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। अब देखिए, पैसे तो विशाल के पास थे, नहीं तो उसने पहचान का सहारा लिया और अपने प्लान को अंजाम दिया। सबसे पहले तो उसने फार्मा, वीडियो प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, इन फील्ड में अलग अलग कंपनीज को रजिस्टर किया और खुद को बिजनेसमैन बताना शुरू कर दिया। इवन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी उसने एंटरप्रेन्योर मेंशन किया। इसकी वजह से उसकी अच्छी खासी इमेज लोग के सामने फॉर्म होने लग दी। विशाल की ग्लैमरस लाइफ से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने उसके पास पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। पर दोस्तों, असल में विशाल ने कभी भी पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की नहीं। उल्टा उसने उस पैसों से लग्जरियस असेट्स खरीदना शुरू किया, जिसमें उसके मदद उसके पार्टनर स्वप्निल दास ने की। देखें, सबसे पहले तो विशाल और स्वप्निल इन्वेस्टर से पैसे लेते थे और उसके 2 महीने बाद वो जो पैसा मिला था उसी भी से 30% उसको वापस दे देते थे। अब इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ जाता कि पैसे मिल रहे हैं, तो वो 4 लोगों और बताता था और ऐसा कर करके इनकी बहुत पब्लिसिटी होने लग गई और विशाल के पास इन्वेस्टर की लाइन लगने लग गए। कुछ लोग तो ऐसी भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई 15 से 20 लाख रुपए निकाल के विशाल को दे दिए। फिर इन्होंने एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को रिटर्न करना शुरू किया और इनका जो मास्टर प्लान था वो 3 साल तक लगातार चलते रहा। इनफैक्ट विशाल ने अपनी बहन की शादी में तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन विशाल की पोल तब खुली जब पुराने इन्वेस्टर को पैसे मिलने बंद हो गए। अब दोस्तों, जब तक नए इन्वेस्टर आ रहे थे, पुराने इन्वेस्टर को पैसे मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टर से पैसे मिलने बंद हो गए, पुराने इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिलना बंद हुआ। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर स्कैमर्स क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहां से भाग जाते हैं। विशाल और स्वप्निल भी इसी तैयारी में थे, लेकिन उनके भागने से पहले आसाम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब विशाल और स्वप्निल के पकड़े जाने के बाद में पुलिस को लग रहा था कि उन्होंने असल गुनहगार को पकड़ लिया है, लेकिन जैसे इसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई, क्योंकि विशाल और स्वप्निल के अलावा इस स्कैम में 38 लोग का नाम और भी आया। इनफैक्ट यह इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी चल रही है, तो यह जो नंबर है आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकता है। इस 2200 करोड़ के स्कैम के बाद आसाम के सीएम ने सभी को सावधानी बरतने के लिए कहा। अब दोस्तों, हो सकता है वो 200 करोड़ सुन के आपका सर चकरा गया हो, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इसके आगे मैं आपको एक और बड़े स्कैम के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी कर्ता धर्ता है डीबी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। अब दोस्तों, ये डीबी स्टॉक सुनने के बाद में आपको लग रहा होगा ब्रोकर्स या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई कंपनी होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, एक आदमी ने इसका नाम यूज करके 7,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। दोस्तों, ये कहानी है दीपांकर बर्मन की, जिसकी उम्र थी सिर्फ 19 साल विशाल की तरह। ये दीपांकर ने भी डीबी स्टॉक ब्रोकिंग नाम की कंपनी रजिस्टर करवाई और अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर बताया है।
अब दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि विशाल ने अपनी इमेज बनाकर लोग का विश्वास जीता, तो वहीं दीपांकर ने अपने पैसा और पहचान का इस्तेमाल किया। लोग का दिल जीतने के लिए तो दीपांकर ने उनके साथ फोटो खिंचवाए और ऐसा जिताया है कि उन दोनों के बीच में कोई बड़ी बिजनेस रील होने वाली है। अब इन बड़ी हस्तियों को देखने के बाद लोगों को सच में लगने लगा कि दीपांकर अपकमिंग बिजनेस इंस्पिरेशन है। फिर दोस्तों, अपनी इमेज सेट करने के बाद में दीपांकर ने अपना मे प्लान शुरू किया। उसने लोगों से कहा कि मेरे पास एक ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें मुझे हर महीने 50% से लेके आप मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, मेरी वजह से आपको भी प्रॉफिट होगा। अब यह सुनने के बाद में लोगों ने फटाफट पैसे देने शुरू कर दिया, क्योंकि रीजन एक ही था, लालच दीपांकर का। यह जो फ्रॉड था तब तक चलता रहा जब तक लोगों रिटर्न्स मिल रहे थे, और जैसे ही रिटर्न्स मिलने बंद हो गए, वैसे दीपांकर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट डर्ट सुने लग गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दीपांकर पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया भाग चुका था। चाहकर भी आसाम गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती थी। सो दोस्तों, यह सब सुनने के बाद में एक ही सवाल दिल में आता है कि नॉर्थ ईस्ट में इतने स्कैम्स क्यों हो रहे हैं। सो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, आज के टाइम पूरी इंडिया में कई सारे स्कैम्स हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, और एजुकेटेड लोग भी इनके ट्रैप में कैसे फंसते हैं? इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। चले एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, चीप डेटा। देखे, नई नई चीजें सीखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दूसरों रिसर्च बताती कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ये सारी चीजें स्थूड़ के बाकी सारी चीजों के लिए करते हैं, जैसे कि टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो कभी अट्रैक्टिव ऑफर का लालच देकर लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम करते हैं। अब दूसरों जरा सोच के देखिए, अगर डेटा इतना सस्ता नहीं होता तो इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों कुछ भी दिखाकर इंप्रेस करना, लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हासिल करना क्या आसान बात होती? आंसर होगा नहीं। तो लोग भी विशाल फोकान और दीपांकर वर्मन जैसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। दूसरा, करप्शन। अब देखें दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच आसान हो रही है, वैसे वैसे तो ऑनलाइन स्कैम की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब तो लगातार स्ट्रांग बनते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे करप्शन एक लूपहोल की तरह काम करता है, क्योंकि हम विशाल फोकान के केस में ही देख सकते हैं। उन आरोपियों में एक सीआईडी ऑफिसर भी पकड़ा गया। तो जिस देश में अपराधियों को पुलिस और पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिलता है, तो वहां पे स्कैम्स होना तो बहुत ही आम बात। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी। देखें, लोग के साथ किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल स्कैम तभी हो सकता है जब उनके पास अवेयरनेस की कमी हो। अब दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो भले एजुकेशन के मामले में लिटरेसी वेट थोड़ी बड़ी हो, लेकिन आज भी भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी केवल 27% लोग के पास ही है, और उनमें से भी ज्यादा लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह वगैरह। गांव की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी का नाम भी बहुत सात लोगों पता ही नहीं होगा, और जिन 2-4 लोगों पता भी होता है, वो लोग भी औरों को सिखाने के बजाय उनका फायदा उठाते हैं। चौथा, वीक लॉ, यानी कि कमजोर न्याय तंत्रें। नॉर्थ ईस्ट में या पूरे देश में ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण वीक लॉ भी है। मान लीजिए आपके साथ कोई 1000 रुपए का ऑनलाइन स्कैम हो जाता है। आप किसी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पर कहा जाएगा कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। अब आपने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज भी कर दी, तो उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता। इसके लगभग मान लीजिए किसी ने बड़ा स्कैम कर भी लिया, तो उसे यह भी पता होता है कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो बेल पे तो आसानी से छूट ही जाऊंगा। पांचवा, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, अगर हम जून 2024 के अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखें तो वो था 9.2%, जो कि पहले था 7%। अब दोस्तों, आप खुद सोचे, कोई आदमी बेरोजगार है तो इनकम तो कहीं से हो नहीं रही, लेकिन खर्चे तो लगी रहे हैं, तो उसके सामने 2 ऑप्शन है, सही या गलत। अब जैसी भी उसकी अपब्रिंगिंग होगी, उसी के हिसाब से वो डिसीजन लेता है। इसलिए दोस्तों, कई बार हमें देखने को मिलता है कि बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये भी फ्रॉस्टरस के शिकार बन जाते हैं। अब रीजन तो आप समझ ही चुके होंगे,
जो नहीं समझे उनको बता देता हूं लालच। अब पैसा होने के बाद भी और पैसा कमाने के चक्कर में ये कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और नतीजन ये होता है कि इनका जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो भी चला जाते हैं। इसके लिए दोस्तों, हाल ही में आपने एक न्यूज में भी सुना होगा कि एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए 96 लाख रुपए गवा दिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो एड्स और सोशल मीडिया पोस्ट देकर इन बेटिंग ऐप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपनी पूरी संपत्ति खतरे में डाल देते हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने हैं तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ। वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।